में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। बरेली में वैसे तो न्यूरो सर्जन के तौर पर बहुत सारे नाम रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें तो एक नाम बड़ा तेज़ी से रोशन हुआ। वो मूलतः बरेली के रहने वाले डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। उनकी जो जन्म स्थान है वो बरेली है और उन्होंने जो अपनी शुरुआती पढ़ाई है वो बरेली से मुकम्मल की। उसके बाद मेडिकल की फील्ड में उन्हें जाना था तो उन्होंने एमबीबीएस जो है केजीएमयू से मुकम्मल किया और उसके बाद उन्होंने एमएस जो है वो मेरठ से पूरा किया। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो और मुकाम और मंजिल हासिल करनी थी और उस ज़माने में या इस ज़माने की भी हम बात करें तो न्यूरो सर्जरी में जो है बरेली में बहुत ज़्यादा डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने एमसीएच किया न्यूरो सर्जन के तौर पर। वो दोबारा से लखनऊ पहुंचे और टॉप का जो है केजीएमयू कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्होंने वहां से एमसीएच किया न्यूरो सर्जन में। उसके बाद बरेली की कुछ ऐसी खूबी रही है, ऐसी खूबसूरती रही है कि वो बरेली के हीरे को अपनी ओर दोबारा वापस ले आता है। यही वजह है कि वो दोबारा बरेली आए और बरेली में उन्होंने शुरुआती दौर में गंगाशील हॉस्पिटल ज्वाइन किया और पिछले तकरीबन 1.5 साल से वेदांता हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी शख्सियत है और मैं अभी जब यहाँ आया और जिस अंदाज में वो मरीजों से बात कर रहे थे और जिस तरह से दिलासा दे रहे थे, जिस तरह से समझा रहे थे, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि एक डॉक्टर अगर पहले से ही जो घबराहट होती है मरीज की उसको दूर कर दे तो यकीनन जो है वो जिंदगी की जंग जीत जाता है। तो वो भी एक उनकी खूबी मुझे नजर आई और आज जो बहुत अहम विषय हैं यानी न्यूरो से संबंधित वो हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं जो दिमाग से जुड़ी डिजीज हैं वो तेजी से बढ़ती हैं इस मौसम में। तो हम उनसे तमाम चीज़ों की बात करेंगे। डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बरेली की कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर हिंदी उर्दू बड़ी अच्छे अंदाज में बोली जाती है, क्योंकि आपकी भी जन्म स्थान यही है और कर्म स्थान भी यही है। अपने इंट्रोडक्शन में या अपने तारुफ जिसे बोलते हैं कुछ और कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने मोटा मोटी चीज़ें बताई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फासला आपने तय किया, बहुत साल मेहनत की है और उसके बाद आज इस मुकाम पे हैं। तो अपने बारे में कुछ और बताना चाहें, उसके बाद हम विषय की तरफ आएँ। जी, आपको नमस्कार। और मैं अपने बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 15 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ बरेली में और पिछले 1.5 साल से श्री वेदांता हॉस्पिटल दौरा रोड बरेली में इस समय प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बीमारी बहुत सारी हैं, जैसे अभी जाड़ों में जो नई बीमारी आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक की काफ़ी केसेस आ रहे हैं जी, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली एक तरीके का ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन के अंदर कोई मेजर इंसल्ट किस तरीके की, कोई ब्रेन के अंदर या तो नस रप्चर हो जाए या कोई नस ब्लॉक हो जाए, तो उसको हम लोग ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। ये बिना चोट के होता है, अपने आप होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेन ये दो हैं, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन इन्फार्क्ट। ये मेन कॉमन बीमारी है। अब मैं यहीं से सीधे सवाल, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी और जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझ गए होंगे चीज़ों मतलब मौसम में, सर्दी के मौसम में जो ब्रेन स्ट्रोक है या ब्रेन हेमरेज जो है वो हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से लोगों में होता है। तो लक्षण क्या होते हैं, उपाय क्या है और बचाव क्या है? मैं तीनों चाहता हूँ आपसे एक साथ सवाल रहेंगे और शुरू के 4 घंटे जिसको गोल्डन आवर आप लोग बोलते हैं उसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में थोड़ा सा मोटा। हाँ, देखिए, मेन कारण जो ब्रेन स्ट्रोक का है, अगर मेन जो है कि जाड़ों में जैसे धीरे धीरे बीपी बढ़ने लगता है। बीपी बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो पेशेंट का सीडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कम फिजिकल एक्टिविटी करता है। दूसरा, अगर पेशेंट पहले से ही हाइपरटेंसिव है यानी ब्लड प्रेशर उसको पहले से ही बढ़ा रहा है तो वो और बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर भी कंट्रीब्यूट करता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा उन पेशेंट्स में जिनमें पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है और वो पेशेंट जो अपना जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं ज़्यादा और फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, तो ये इतने सारे मेन कारण हैं जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। ये सब कारण एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं, क्योंकि वो जैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया तो ब्लड प्रेशर से ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ऐसे ही ये मेन कारण है जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। दूसरा, इसको पहचानने का तरीका बेस्ट यही है कि जैसे जब भी इस तरीके के स्ट्रोक पड़ता है तो रैपिड अपीयरेंस होते हैं सिम्टम्स के।
जैसे ब्रेन हेमरेज में तुरंत एकदम से हाथ पैरों में कमजोरी आ सकती है, आवाज में बदलाव आ सकता है, बोल नहीं पाया मरीज, या आवाज स्लर्ड हो सकती है, आवाज लड़खड़ा सकती है, चलने में दिक्कत आ सकती है, बैलेंस करने में दिक्कत आ सकती है, विजन में दिक्कत आ सकती है, देखने में दिक्कत आ सकती है। तो ये मेन लक्षण है जिससे हम लोग कहते हैं कि भाई ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। या मरीज इतना कभी सीवियर स्ट्रोक होता है तो मरीज बेहोशी में भी जा सकता है, मरीज को दौड़े भी पड़ सकते हैं। ये लक्षण है मेन। फिर आपने लक्षण भी बता दिए और किस वजह से होता है वो भी बता दिए। मान लिया यहाँ से कोई 30 किलोमीटर दूर बैठा है, जाहिर है कोई एकदम से उसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, तो शुरुआती दौर में वो क्या ऐसा कर सकता है जिससे उसका 1-2 घंटा, जो क्योंकि उसको ये लक्षण समझ में आ गए और उसके बाद उसको मान लिया 30 किलोमीटर दूर है, उसे यहाँ बरेली पहुँचना है, उसी बीच का जो 1-2 घंटे का टाइम है उसमें वो क्या क्या ऐसा कर सकता है जिससे उसकी जो जिंदगी है या उसका जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि नस ब्लॉक होती है इसमें, तो क्या क्या वो कर सकता है जिससे वो उस वक्त का टाइम अपना बचा सकता है, फिर सही डॉक्टर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल सही। देखिए, जब भी इस तरीके के लक्षण अगर होते हैं तो सबसे पहला काम है वो पास के किसी प्राइमरी डॉक्टर के पास जाए जो उसके नियरेस्ट हो, वहां पर उसको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये पल्स, ये और सांस का सैचुरेशन लेवल, ये जरूर चेक कराएं। इससे रफ आइडिया लग जाएगा। अगर बीपी बहुत बड़ा हुआ है, 200 के ऊपर है, तो मान के चलते हैं कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो गया हो। या ऐसे पेशेंट जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर पहले से रहा है और हाथ पैर में कमजोरी आ गई और बीपी 130, 40 या 50 के आसपास है, तब भी पॉसिबिलिटी है ब्रेन स्ट्रोक, इन्फार्क्ट हो गया और नस यानी कि कोई ब्लॉक हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इतने से रफ आइडिया लग जाएगा। और हाथ पैरों में कमजोरी है, तो अगर ऐसे से उसको मिल रहा है कोई शुगर बढ़ा हुआ है या बीपी बहुत बड़ा हुआ है, तो तुरंत बेसिक ट्रीटमेंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो ले ले। दूसरा, इमीडिएट कोशिश करे 3 से 4 घंटे के अंदर बड़े टर्शरी सेंटर पे जरूर पहुंचे। जैसे बरेली में हमारे सेंटर, एक टर्शरी सेंटर भी है, तो कहीं टर्शरी सेंटर पे पहुंचकर वो तुरंत न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन को जरूर दिखाएं, तभी वो आगे फर्दर डायग्नोज कर सकते हैं। घर के अंदर वो इतना कर सकते हैं कि अपने प्राइमरी सेंटर पे जहाँ पे वो नियरेस्ट डॉक्टर को दिखा रहा है कि आपने शुगर अगर कम हो रखी है तो वो करेक्ट करा सकता है, या बहुत बढ़ी हुई है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा नीचे ला सकते हैं, इतना फ़ायदा हो सकता है। ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकते हैं। ये मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में टेक्निक का ही फ़र्क ज़्यादा आया है। जो सर्जरी के मापदंड हैं, मान लिया ब्रेन हेमरेज किसी को हो गया और उसकी सर्जरी फिर आपने डायग्नोज की, तो डर का माहौल होता है मरीज़ में, और आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो डर कैसे आप दूर करेंगे और किस तरह से सर्जरी होती है मोटा मोटी, अगर किस टेक्निक का इस्तेमाल होता है, किस तरह से होता है, तो छोटे शब्दों में वो भी थोड़ा सा बताएं ताकि एक जो दिल में डर है वो भी दूर हो सके। जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। देखिए, जो सर्जरी ब्रेन स्ट्रोक में सारे मरीजों में जरूरत नहीं होती। ज्यादातर मरीज दवाइयों से सही हो जाते हैं। कुछ मरीज होते हैं जिनमें सीवियर स्ट्रोक होता है, उन्हीं में ऑपरेशन किया जाता है। जैसा अगर हम 2 कैटेगरी के लिए, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हम लोग सीटी या एमआरआई ब्रेन जरूर कराते हैं। उससे क्लियर हो जाता है कि ब्रेन हेमरेज है या ब्रेन की नस ब्लॉक है। अगर ब्रेन हेमरेज है और उसका क्लॉट का साइज बहुत बड़ा है जो ब्रेन के सेंटर को दबा रहा है, उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है मिडलाइन शिफ्ट, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो हम लोग उसको ऑपरेट करके डीकम्प्रेस करते हैं। तो ये तो हो गई सर्जरी। ऐसे ही इन्फार्क्ट के केस में अगर छोटा सा इन्फार्क्ट है तो अगर 4 घंटे के अंदर आ गया तो जो इंजेक्शन आते हैं आज की तारीख में, थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं उसको हम लोग इन्फ्यूज करते हैं, न्यूरोफिजिशियन उसको हैंडल करते हैं और उससे पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। तो ये दवा से हो गया इलाज। तो सर्जरी, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि सर्जरी में लोग डरते हैं, तो मेरे हिसाब से सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। अगर सर्जरी आप जिनमें सर्जरी रिक्वायर्ड है, जरूरत है क्राइटेरिया के हिसाब से, तो उसमें सर्जरी कराने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। अगर हम वो लोग नहीं करते हैं या वो लोग नहीं कराते हैं तो जान के खतरे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए। रही बात सर्जरी की, सर्जरी 2 तरीके से होती है। एक तो बड़ी ओपन सर्जरी होती है, दूसरी होती है छोटी ओपन, एंडोस्कोपिक भी कर सकते हैं या बहुत मिनी ओपनिंग से, ये तरीके से होती है। तो अगर क्लॉट बड़ा है तो छोटे ओपनिंग से भी क्लॉट निकाले जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा क्लॉट होता है तो उसमें हमें बड़ी बोन को खोलना होता है और उसका क्लॉट निकाल के बोन को हमें थाई या एब्डोमेन में उसको प्रिजर्व करना होता है
ताकि फ्यूचर में प्रेशर बढ़े तो वो कंपनसेट हो जाए। हम्म, तो सर्जरी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सर्जरी के रिजल्ट खराब है, लोग डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म, सर्जरी बहुत कम लोगों में जरूरत पड़ती है तो वो केवल जान बचाने के लिए होती है। हाथ पैर की पावर है, बोलना समझना, ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट समय के साथ साथ होते रहते हैं। हम्म, तो पहला क्राइटेरिया यही है कि बहुत कम लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती भी है तो घबराना नहीं है। सर्जरी के रिजल्ट जब भी करते हैं तो मरीज का सुधार आने के लिए ही होता है, ऐसा नहीं कि मरीज को जान का खतरा हो जाए। जान का खतरा तभी होता है जब ब्रेन हेमरेज ब्रेन के सेंटर वाले पार्ट में हो जाए, तो उससे क्या होता है, मरीज चूंकि सेंटर वाला पार्ट होश सांस को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ही होता है, तो सांस को कंट्रोल, तो इससे दिक्कत क्या होती है, अगर सेंटर वाला पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो जान के खतरे ज्यादा रहते हैं, वो एक अलग चीज होगी, उसमें तो हम लोग ऑपरेट भी नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा पार्ट जो पेरिफेरी में है और ब्रेन के सेंटर पार्ट को दबा रहा है तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत होती है, उससे मरीज को फायदा ही होता है सर्जरी करने से। जी, ये लगभग मोटा मोटी सारी चीज़ों पर हमने बात करी हुई है। मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे कर लूँ, और जो कई बार डॉक्टरों से मैं पूछता हूँ तो ये सबसे मुश्किल सवाल होगा। आपने सब जिंदगी में मुकाम हासिल करे, शायद यही सोच के आपने शुरुआत करी होगी बरेली से, जब आपने एमबीबीएस में दाखिला लिया हुआ, एडमिशन लिया हुआ। आपने एमसीएच करा, आज एक बड़े हॉस्पिटल में है, नाम भी है आपका, नामचीन डॉक्टर है। मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं अगर आपको समय मिलता है, क्योंकि एक सर्जन बड़ी बिजी जिंदगी गुजारता है और आपके तो घंटों घंटों सर्जरी चलती होगी और मरीजों में भी आप लगातार मसरूफ रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दिन में पेशेंट देखना या इंडोर सिक पेशेंट पर विजिट करना, उसके अलावा सर्जरी का मेन टाइम जो कंज्यूम होता है वो रहता है, तो इन सब के बाद टाइम थोड़ा कम बच पाता है, तो हम लोग अपना दैनिक जो मॉर्निंग में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं या बैडमिंटन खेल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे या 45 मिनट के लिए, उससे थोड़ा फिटनेस बनी रहती है। आपने स्पोर्ट का, जी, स्पोर्ट्स का हो गया, इसके अलावा बीच में कभी जैसे वीकेंड पे कभी शॉपिंग के लिए चले गए, तो इससे थोड़ा मूड फ्रेश रहता है। एक अभी आपने स्पोर्ट का जिक्र किया, IMAPL होने वाला है 5वां सेशन, और इस बार तो काफ़ी पास में है स्टेडियम रोड, तो आप भी स्पोर्ट में क्या हिस्सा लेते हैं, और किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि 2 सेशन तो मैंने भी देखे हैं और 5वां सेशन है, पूरे बरेली के डॉक्टर सब एक जगह इकट्ठे हो पाते हैं। हाँ जी, इस बार मैं क्रिकेट में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे हॉस्पिटल की टीम है श्री वेदांता टाइटन्स, तो वेदांता टाइटन टीम्स में क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो IMA के मेंबर हैं, वो खेल रहे हैं, तो उसको हम लोग देख रहे हैं, तो हमारी हॉस्पिटल की टीम से इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। कोई मैसेज, कोई पैगाम जरूर दें, क्योंकि मौसम सर्द है और तेजी से सर्दी बढ़ेगी और दिमाग से जुड़ी हुई डिजीज काफ़ी होती है। मैं चाहता हूँ एक अच्छे पैगाम से बात खत्म की जाए। बिल्कुल सही। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक से बचने का बेस्ट तरीका है कि अपना अगर BP शुगर कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको आप कंट्रोल में रहें, दवा खाएं। इसके अलावा जो आपका फिजिकल एक्सरसाइज है वो उसको करते रहें, और डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए जो डाइट एडवाइस की गई है फिजिशियन ने उसको फॉलो करें, जिसमें आप आलू, चावल, चीनी, घी, तेल ये चीज़ें कम खाएं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नमक सामान्य मात्रा से आप कम लें। डेली वॉक करें कम से कम 20 से 30 मिनट तक, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ये कोई प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिससे फ्यूचर में ऐसे अटैक ना बढ़े, क्योंकि कुछ हार्ट की प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें अगर आप दवा नहीं लेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट से प्रॉपर ओपिनियन लेते हैं। तो यही मेन तरीके हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और अगर बीमारी है तो प्रॉपर उसकी मेडिसिन, ये इम्पोर्टेंट है। जी, चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके हाथ में जो भी केस आए, क्योंकि आप सर्जन हैं, टिपिकल सर्जरी भी होती होगी और ट्रामा के केस भी आते होंगे, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों की जिंदगी को बचा सकें, और ख़ास तौर से जाड़ों में जो भी केस आए आपके पास, और बाकी भी जो केस आए वो कामयाब हों, आप सफल हों, और बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में और कम शब्दों में तमाम चीज़ें बताई। भविष्य में भी हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड फील्ड है और लंबा तजुर्बा उनका है। वेदांता हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा सुमित क्लिनिक भी है उनकी, जो जनकपुरी में है, उसमें भी आप विजिट कर सकते हैं और जो है उनकी सेवाओं का, उनके तजुर्बे का और उनके टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट में भी उनका एक
उसका जिक्र भी किया, क्योंकि अभी सैटरडे संडे में जो है वो स्पोर्ट है और उसमें भी उनका अलग तरह से पर्दे के पीछे वाला हौसले वाला काम होगा। उनकी टीम इसमें शिरकत कर रही है, तो उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़ से।